अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये उसी ज़माने की कहानी है जिस ज़माने की कहानियाँ मेरे दोनों थानेदार भाई आपको सुनाते रहते हैं। मैंने पुलिस की नौकरी इस वजह से नहीं की थी कि मुझको ये नौकरी पसंद थी, बल्कि मुझको नौकरी करने की ज़रूरत थी। पुलिस में ना करता तो किसी और महकमे में कर लेता। उस ज़माने में नौकरी मिलती ही नहीं थी। वो बेरोज़गारी का ज़माना था। मुझको एक नेक आदमी अपने साथ ले गया और उसकी कोशिश से मुझको एक अंग्रेज़ डीएसपी के सामने पेश किया गया। मेरी सेहत अच्छी थी और कद भी अच्छा था। इस अंग्रेज़ अफसर ने मुझको डायरेक्ट एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती करा दिया। मैंने पूरी ताबेदारी से ट्रेनिंग की और मुझको पुलिस लाइंस में भेज दिया गया। 1 साल बाद मुझको देहाती इलाके के एक थाने में तैनात कर दिया गया। लोग मुझको छोटा थानेदार कहते थे। सब इलाके पर अपना रौब था। बड़ी बड़ी जागीरों वाले भी सलाम करते थे। इस थाने का इंचार्ज एक हिंदू सब इंस्पेक्टर था। मेरे साथ तो वो ठीक रहता था, लेकिन मैं मुसलमानों के दिल में खोट रखता था। उसने पहले तो मुझको चोरी की 2-3 वारदातों की तफ्तीश दी। फिर एक वारदात कत्ल की हो गई। कत्ल होने वाला मुसलमान था। उसकी लाश खेतों में पड़ी हुई थी। मेरे इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ने ये तफ्तीश मुझको दे दी। मुझको अभी इतना तजर्बा नहीं था। देहात में एक तरह के कत्ल आपस की अदावत पर होते थे। इनके मुलजिमों को पकड़ना बहुत आसान था। पता लग जाता था कि मकतूल की ख़ानदानी अदावत किसके साथ थी और मकतूल के ख़ानदान ने उस ख़ानदान का एक आदमी कत्ल किया था। उस गांव के नंबरदार वगैरह से सारी बातें मालूम हो जाती थीं। हम 2-3 आदमियों को मुश्तबा बिठा लेते थे। पहले शराफत से पूछते थे। जब शराफत काम नहीं करती थी तो हम दूसरा नुस्खा इस्तेमाल करते थे, जिसको 3rd डिग्री कहते हैं। ये डिग्री कॉलेज वाली नहीं होती। ये जिसको मिलती है वो बाकी उम्र याद रखता है। हम मुश्तबों को ये डिग्री देते थे तो एक न एक आदमी मान जाता था कि कत्ल उसने किया है। मगर मेरे एसएचओ सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण पाल ने मुझको कत्ल का जो केस बराए तफ्तीश दिया, वो उस तरह की वारदात ज़ेरे दफ़ा 302 थी, जिसकी वजह ख़ानदानी अदावत नहीं थी। इस तरह की वारदातों की तफ्तीश बहुत मुश्किल होती है। मैंने लक्ष्मण पाल को, जिसको पुलिस वाले और दूसरे लोग लच्छा थानेदार कहा करते थे, कहा कि जनाब मुझको ख्वार ना करें। मैं ऐसा एक केस आपके साथ कर लूँगा तो मुझको थोड़ी अकल आ जाएगी। लच्छा बोला कि दरिया में उतरोगे तो अपने आप तैरना आ जाएगा। मैं इधर मौजूद हूँ, उसने कहा। मुश्किल हुई तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा। इस काम में पड़ोगी तो तुमको खुद अकल आ जाएगी। मुखबिर तुम्हारी मदद करेंगे, बेगम होकर जाओ। उसने मुझको बहुत हौसला दिया। फिर मुस्कुराने लगा और कहा, तुम खूबसूरत जवान हो और तुम्हारी सेहत भी बहुत अच्छी है। अपने खून को ठंडा रखना। उसकी ये बात मेरी समझ में न बैठी। मैं बेवकूफ़ों की तरह उसका मुंह देखने लगा। नहीं समझे? उसने कहा। मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। कत्ल की ये वारदात ऐसी है कि इसमें बहुत सारे लोग सामने आएंगे। इनमें औरतें भी होंगी। इस बिरादरी की बाज़ औरतें बहुत खूबसूरत हैं। ये सब लोग तुमको खुश करने की बहुत कोशिश करेंगे। मैं रिश्वत नहीं लूँगा, मैंने कहा। वो तुम्हारी मर्जी है, लो या ना लो, लच्छे थानेदार ने कहा। मगर किसी औरत के चक्कर में मत पड़ना। मैंने कहा है ना कि इस बिरादरी की औरतें बहुत खूबसूरत हैं। अगर तुम्हारा ज्ञान ध्यान उधर हो गया तो तफ्तीश नहीं कर सकोगे। अपनी सर्विस और तरक्की पर ध्यान देना। मैंने उसको हंसकर टाल दिया। मैंने रिश्वत का लालच कभी नहीं किया था और उस जवानी में भी औरत को दिल में दाखिल नहीं होने दिया था। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं नेक और नमाजी आदमी था, लेकिन मैं बदमाश आदमी भी नहीं था। मेरे दिल में डर इस बात का था कि लच्छे थानेदार का दिल मुसलमानों के हक में साफ नहीं था। मुझको एक मुसलमान हेड कांस्टेबल ने मौका वारदात पर रवाना होने से पहले कहा कि होश कायम रखकर तफ्तीश करना। इस हिंदू सब इंस्पेक्टर को मौका मिल गया तो नुकसान पहुंचाएगा। मैं लच्छे की नीयत समझ गया। उसने मुझको बदनीयती से ये केस दिया था। मैं इतना अनाड़ी भी नहीं था। मुझको अपने ऊपर एतमाद था। मेरा हौसला और दिल बहुत मजबूत था। मैंने लच्छे थानेदार से कहा कि मुझको मेरी मर्जी के आदमी दे दो। उसने कहा कि जिसको चाहते हो उसको साथ ले जाओ। मैंने पुलिस हेड कांस्टेबल को साथ रख लिया और 3 कांस्टेबल भी अपनी पसंद के ले लिए। इनमें 2 हिंदू थे और एक मुसलमान। इन सबको साथ लेकर मैं उस गांव में चला गया जहां कत्ल की वारदात हुई थी। ऐसी कहानियां आपने बहुत पढ़ ली हैं कि लाश फलां जगह पड़ी थी। थानेदार पहुंचा, उसने खुरे देखे, लाश को अच्छी तरह देखा, फिर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
इस तरह मैंने भी लाश देखी, खोजी साथ था। उसने खुरे देखे और मैंने वो सारी कार्रवाइयाँ की जो मौका वारदात पर थानेदार किया करते हैं। इस मकतूल को छुरियों या खंजर से मारा गया था। खुरों से पता लगा कि मकतूल के साथ या कातिलों के साथ एक औरत भी थी। मैं आपको इस कत्ल की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं अपना जुर्म सुनाऊंगा। मैंने चौपाल को तफ्तीश का दफ्तर बना लिया था। झीलदार, नंबरदार और 2 मुखबिरों ने मुझको मकतूल के बारे में बहुत सारी बातें बताईं। उसके बारे में पता लगा कि अपने आप को खूबसूरत और बदमाश समझता था और औरतों के साथ दोस्ती लगाने का उसको नशा था। ये तो मकतूल के बारे में रिपोर्ट थी, मुझको कातिल की ज़रूरत थी। उसके बारे में मुझको कोई सुराग नहीं मिलता था। मैं और मेरा अमला गांव का मेहमान था। वहाँ के लोगों ने हमको मुर्ग, अंडे, मक्खन और पराठे बहुत खिलाए। इस गांव में एक मुसलमान खानदान था। इस खानदान की बहुत ज़मीन थी, इसलिए रुपया पैसा भी बहुत था और इस खानदान में मर्द भी बहुत थे। इस वजह से ये खानदान कानून से नहीं डरता था। इसके लिए कत्ल कर देना ऐसे था जैसे मक्खी मार डाली। इस खानदान की औरतें खूबसूरत थीं और अपने मर्दों की तरह मजबूत दिल रखती थीं और मर्दों की तरह कत्ल भी कर सकती थीं। दूसरे दिन का सूरज डूब गया तो मेरे पास 2 औरतें लाई गईं। मकतूल की इनके साथ दोस्ती थी। ये दोनों हिंदुओं की जवान औरतें थीं। इनसे एक मुसलमान औरत का पता मिल गया। मुसलमान हेड कांस्टेबल मेरी बहुत मदद कर रहा था। उसको बहुत तजर्बा था। ऐसे दिखाई देता था जैसे तफ्तीशी अफसर वो है, मैं नहीं। तफ्तीश को आगे चलाने के लिए मेरे हाथ में 3 औरतें आ गईं, तो इनसे 2-3 आदमियों का, फिर इन 2 आदमियों से 2 और औरतों का पता चला। अब मेरा काम ये था कि इन सबको बारी बारी अपने पास बिठाकर तफ्तीश करनी थी। एक एक के साथ 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे। इनमें एक और जवान औरत शामिल हो गई, लेकिन मकतूल के साथ उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। ये औरत उस खानदान की थी जिसके बारे में मैंने लिखा है कि कत्ल को मामूली समझता था। ये औरत मुश्तबा नहीं थी, गवाह थी। उसका नाम मेरे सीने पर लिखा हुआ है और आज भी उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने है और मैं अपनी आंखों में उसी की तस्वीर लेकर इस दुनिया से रुखसत हूँगा। मैं उसका वो नाम नहीं लिखूंगा जो मेरे सीने पर लिखा हुआ है। आप उसका नाम मुमताज़ रख लें। मुमताज़ जब चौपाल के कमरे में दाखिल हुई, जहाँ मैं पलंग पर बैठा हुआ था, तो मेरा दिल उछल पड़ा। वो बहुत खूबसूरत औरत थी। उसका कद और उसके जिस्म की बनावट में कुदरत ने अपना सारा आर्ट डाल दिया था। उसका चेहरा इतना दिलकश था कि मुझको साफ पता चला कि उसने मुझको अपनी तरफ खींच लिया है। मैं थानेदारों या पीरों की तरह पलंग पर नीम दराज था। उसको देखकर मैं सीधा होकर बैठ गया। पलंग के पास एक मूड़ा रखा था। मैंने मूड़े की तरफ इशारा करके उसको कहा कि बैठ जाओ। उसकी उम्र 26-27 साल थी। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी। मैं उसको थोड़ी देर तक देखता ही रहा, लेकिन मेरे देखने में बदमाशी वाला मामला नहीं था। मेरे दिल में एहतराम भी आ गया और प्यार भी। मैंने वारदात के बारे में पूछने की बजाय उससे उसकी ज़ाती बातें पूछनी शुरू कर दी। बातें करते करते उसने अपना एक हाथ पलंग पर रखा तो मैंने उसका यह हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो पहली औरत थी जिसका हाथ मैंने अपने हाथ में लिया था। वो हाथ नहीं था, कोई बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी। मैंने उस हाथ के साथ खेलना शुरू कर दिया, जिस तरह बच्चा खिलौने के साथ खेलता है। उस वक्त मैंने मुमताज़ के होठों पर जो मुस्कुराहट देखी थी, उस मुस्कुराहट ने उसके हुस्न को कोई और ही रंग दे दिया। तुम शायद किसी की बीवी हो, मैंने उससे पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया, मेरा खामिद है। वो तुमको बहुत अच्छा लगता होगा। बस खामिद है, उसने कहा और हंस पड़ी। उसके साथ मेरा झगड़ा है। मैं 3 महीनों से अपने माँ बाप के घर बैठी हुई हूँ। वो तो तुम पर मरता होगा, मैंने कहा। अगर उसने तुमको माँ बाप के घर बिठा दिया है तो वो बेवकूफ़ आदमी है। वो मुझको सिर्फ बीवी समझता है, मुमताज़ ने कहा। कहता है कि मेरा हर हुक्म मानो। मुझको मालूम नहीं कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत है या नहीं। यहाँ से बात चल पड़ी तो मैं बिल्कुल भूल गया कि मैं थानेदार हूँ और इस औरत को मैंने तफ्तीश के लिए बुलाया है। मैंने उसके साथ इश्क और मोहब्बत की बातें शुरू कर दी। उसने बुरा नहीं माना। इस औरत ने मेरे ऊपर जादू जैसा असर कर दिया। इसको आप नशा कह लें, जिसने मेरा दिमाग मेरे हाथ से निकाल दिया। मुझको बिल्कुल पता नहीं चला कि वो कब मूडे से उठकर पलंग पर आकर बैठ गई। जब उसने मेरे कंधे पर सर रखा तो एकदम मुझे जैसे धक्का लगा, जिसने मुझको जगा दिया और मेरा नशा उतार दिया। ना मुमताज़, मैंने उसको कहा, तुम मूड़े पर बैठो। उसके होठों से मुस्कुराहट हट गई और वो शायद ये सोचकर डर गई कि थानेदार उससे नाराज़ हो गया है।
वो पलंग से मुड़े पर हो गई और मेरा मुंह देखने लगी। मैंने उसके दिल से डर दूर कर दिया और उसके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। वो जो मुझको धक्का लगा था वो मेरे अपने जहन में पैदा हुआ था। मुझको अपनी गुजरी हुई जिंदगी याद आ गई थी। मैंने बहुत सोचा कि मुमताज़ को ये सारी बातें बता दूं या ना बताऊं। मुझको उसकी यही सोच पसंद आई कि ये औरत शक्ल सूरत और ढील डोल की वजह से किसी शाही खानदान की शहजादी लगती है और शायद इसका दिमाग भी शहजादियों जैसा होगा, मगर वो देहात की अनपढ़ औरत थी। मैं उसको इस काबिल नहीं समझता था कि वो मेरे जज्बात को समझेगी। मैं आपको बताता हूँ कि मुझको अपनी माँ थोड़ी थोड़ी याद है। वो फौत हो गई थी, मैं उस वक्त बहुत छोटा था और जिस वक्त मेरा बाप फौत हुआ उस वक्त मेरी उम्र 5 साल थी। मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरा एक चचा था, वो मुझको अपने घर ले गया। उसके अपने 2 बच्चे थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम बहुत मामूली से लोग थे। 2 वक्त की रोटी की कोई मोहताजी नहीं थी, लेकिन मैंने कभी 1 पैसा अपने हाथ में नहीं देखा था। उस ज़माने का 1 पैसा भी आज के 1 रुपये के बराबर था। खुशहाल घरों के बच्चे 1 पैसा लेकर स्कूल जाया करते थे। मुझको चचा के घर में कोई तंगी नहीं हुई। चच्ची जो अपने बच्चों को खिलाती वो मुझको भी खिलाती थी। मुझको कपड़े भी ठीक ठाक मिल जाते थे। चचा और चच्ची मुझको अपना बच्चा समझते थे, मगर मेरे वजूद का एक खाना खाली रह गया था, वो नहीं भरता था। रात को जब मैं अकेला सोता था तो कई मर्तबा ऐसे हुआ कि मेरे आंसू निकल आए। मुझको माँ याद आती थी। मैं कभी कभी रात को तकिया सर के नीचे से निकाल कर उसको अपने बाजुओं में ले लिया करता था। ख्वाब में मुझको एक औरत जो मेरी माँ की तरह होती थी नजर आती थी। उसने मुझको अपने सीने के साथ लगाया हुआ होता था। अगर मेरी एक बहन होती तो वो मुझको अपने साथ लगा लेती। बहन भी नहीं थी। मैं चच्ची को अपनी ये ख्वाहिश नहीं बता सकता था कि वो मुझको अपने साथ सुलाया करे। इस तरह मुझ पर यह असर हुआ कि मैं अपने से बड़ी किसी औरत को देखता तो मेरे दिल को यह ख्वाहिश परेशान करना शुरू कर देती थी कि ये औरत मुझको अपने साथ लगा ले और मुझको प्यार दे। फिर मैं जवान हो गया। आप जानते हैं जवानी क्या होती है और क्या मांगती है, लेकिन मैं औरत को किसी और नज़र से देखता था। पुलिस में भर्ती होने से 1 साल पहले जब मेरी उम्र 20 साल थी, एक बड़ी उम्र की लड़की ने जो उम्र में मुझसे 2 साल छोटी थी मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया। मुझको मालूम था कि वो शरीफ खानदान की नेक सीरत लड़की है और ये पाक मोहब्बत चाहती है, मगर मेरे दिल ने इस लड़की को कबूल नहीं किया। मैं भी पाक मोहब्बत का ख्वाहिशमंद था, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की मुझको मोहब्बत के काबिल मालूम ना हुई। उसने मेरे साथ बहुत शिकवे किए। मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुम मुझको अच्छी नहीं लगती। मेरे दिल को ऐसी खूबसूरत औरत अच्छी लगती थी जो उम्र में बड़ी हो, लेकिन मैं उसको दूर से देखता था। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं आता था। उस वक्त मैं कुछ नहीं समझता था। बहुत बात की बात है, जब मेरी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई थी तो एक रोज़ एक डॉक्टर साहब के साथ बात हुई। वो मेरे दोस्त थे। मैंने उनको बताया कि मैं लड़कपन और जवानी में अपने से बड़े उम्र की औरत को पसंद करता था और अपनी उम्र की या अपने से कम उम्र की लड़की मुझको अच्छी नहीं लगती थी। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता था। डॉक्टर साहब ने मुझको बताया कि ये नफ्सियाती मामला है। मेरा दिल अपनी माँ के प्यार को ढूंढता था। डॉक्टर साहब की इस बात से मेरी अक्ल में आई कि मैं किसी लड़की को या जवान औरत को बुरी नज़र से क्यों नहीं देखता था। नौजवानी के ज़माने में मेरे दोस्त औरतों के बारे में बातें किया करते थे और अपने बेहुदा किस्से मुझे सुनाते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था। मैं लड़कपन में अपने वजूद में तशनगी महसूस करने लगा था। जवान होकर इसकी शक्ल ज़रा बदल गई। मैं भी चाहता था कि किसी औरत के साथ मोहब्बत करूं और फिर शादी करूं। अगर मेरी कोई ये बात सुनकर कहता है कि मैंने बुरे अल्फाज कह दिए हैं तो वो आदमी गलत कहता है। ऐसी ख्वाहिश हर किसी के दिल में होती है और ऐसी ख्वाहिश हर लड़की में भी होती है। मैंने मैट्रिक पास कर लिया। चचा ने मुझको दिलचस्पी से पढ़ाया था। अब वो ख्वाहिश करते थे कि मुझको अच्छी नौकरी मिल जाए। उस ज़माने में मैट्रिक पास लड़का कोई कोई होता था। लड़के को सिर्फ अच्छी नौकरी के लिए मैट्रिक पास कराया जाता था, मगर वो बेरोज़गारी का ज़माना था। एक हिंदू आरती ने मुझको अपना मुंशी रख लिया था। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। मुझको ये नौकरी पसंद नहीं थी, लेकिन चचा नौकरी नहीं छोड़ने देते थे। मुझको कई आदमियों ने कहा कि फ़ौज में भर्ती हो जाओ, लेकिन फ़ौज की नौकरी मुझको अच्छी नहीं लगती थी। मैंने 1.5 साल बाद हिंदू की नौकरी छोड़ दी। चचा और चच्ची मुझसे नाराज़ हुए। चच्ची ने एक बात ऐसी कह दी जिससे मुझको महसूस हुआ कि इनको मेरा फारिग रहना इसलिए पसंद नहीं कि मैं इन पर बोझ बन गया था।
मैं इन पर बोझ नहीं था, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ज़मीन थी, उसकी पैदावार चचा के घर में आती थी। मैं थोड़ा फारिग फिरता रहा। एक रोज़ एक बुज़ुर्ग ने मुझको कहा कि पुलिस में भर्ती हो जाओ। इस बुज़ुर्ग का मेल मुलाकात शहर में अफसरों के साथ भी था। मैं शायद पुलिस की नौकरी को भी पसंद न करता, लेकिन इस बुज़ुर्ग शख्सियत ने मुझको कहा कि तुम्हारा चचा अच्छा नहीं समझता कि तुम उसके सर पर निखट्टू बैठे रहो। अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो कोई पक्की नौकरी करो। पक्की से मतलब सरकारी नौकरी था। बुजुर्ग ने मुझको ये भी कहा कि तुम्हारा बाप शरीफ आदमी था और तुम भी चाल चलन के ठीक हो, इसलिए मैं तुमको दिल से चाहता हूँ। मैं उनके साथ चला गया। ये उस बुजुर्ग का एहसान था कि मैं ASI बन गया, और खुदा ने मुझको इज्जत दी कि मैं एक गांव में बैठा कत्ल के केस की तफ्तीश कर रहा था, और लोग समझते थे कि चौपाल में किसी रियासत का नवाब उतरा हुआ है। मैं गांव से गुजरता था तो लोग रास्ता छोड़ देते और झुककर सलाम करते थे, और एक इतनी ज़्यादा खूबसूरत औरत मेरे इशारों पर नाच रही थी। मैंने आपको बताया है कि ये उस ख़ानदान की औरत थी जो कत्ल को जुर्म समझता ही नहीं था, और यह ख़ानदान इज़्ज़त और गैरत के लिए मशहूर था। मुमताज़ मुझको उदास और परेशान देख रही थी। मुझको ये सोच आई कि मुमताज़ को मैं ऐसी बात ना सुनाऊं जो मैंने अपने आप को सुनाई है। देहात की औरत में ये बातें और मेरी कमज़ोरी समझने की अक्ल नहीं थी, लेकिन मैं उसको ये बताना ज़रूरी समझता था कि मेरे दिल में उसकी बहुत मोहब्बत पैदा हो गई है और मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। मुझको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके दिल में जो बात थी उसको वो ज़बान पर ले आई। मुझसे कोई गलती हो गई है? मुमताज़ ने मुझसे इस तरह पूछा जिस तरह वफादार बीवी अपने खामिन से पूछती है। आपने मुझको किसी काबिल नहीं समझा? मेरी नीयत गलत नहीं मुमताज़, मैंने कहा। मैं तुमको यही बात समझाना चाहता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारी जो मोहब्बत पैदा हो गई है वो पाक है। मुझको ये बताओ कि तुम पाक मोहब्बत कर सकती हो? हाँ, उसने सर हिलाकर कहा। क्यों नहीं कर सकती, लेकिन थानेदार साहब जी, हमारे साथ कौन पाक मोहब्बत करता है? हामिद को दिल में बिठाया था, लेकिन उसको पता ही नहीं कि मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है। इंसान को ऐसा हैवान नहीं होना चाहिए, लेकिन औरत ज़ात की कौन सुनता है? मैं तुम्हें वो मोहब्बत दूंगा। मैंने इस तरह कहा जिस तरह मैं उसके ख़ानदान का एक आदमी हूँ और हम खेतों में कहीं छुपे हुए बैठे हैं। मैं तुमसे भी ऐसी ही मोहब्बत मांगता हूँ। मैं मोहब्बत का प्यासा हूँ मुमताज़, इसके सिवा मेरे साथ कोई मतलब नहीं। वो मुड़े से उठकर पलंग पर मेरे साथ इस तरह बैठ गई कि वो बिल्कुल लगी हुई थी। मैं आपको वो मोहब्बत दूंगी जिसकी प्यास आपको महसूस हो रही है। हेड कांस्टेबल अंदर आया और उसने मुझको बताया कि एक मुखबिर कोई खबर लाया है। मैंने उसको कहा कि मैं कुछ देर बाद उसको बुला लूँगा। जिस वक्त हेड कांस्टेबल अंदर आया था, ड्योढ़ी में उसके पाँव की आवाज़ सुनकर मुमताज़ पलंग से उठकर मूड़े पर बैठ गई थी, वरना हम पकड़े जाते। बेशक हम कोई बुरी हरकत नहीं कर रहे थे, लेकिन ये कोई भी ना मानता कि एक थानेदार पाक मोहब्बत कर रहा है। हेड कांस्टेबल के आने से मुझको अफसोस हुआ, लेकिन मैंने इसको अच्छा भी समझा कि मैं जज्बात के नशे से निकल आया। मैंने मुमताज़ से वारदात के बारे में कुछ मालूम करना था। मैं अगर आपको ये सुनाना शुरू कर दूं कि उससे क्या मालूम करना था, तो मेरी असल कहानी दरमियान में ही रह जाएगी। मैंने इस वारदात के बारे में पूछगछ की और उसको जो कुछ मालूम था वो उसने बता दिया। वो जब चली गई तो मेरा दिल तफ्तीश से उठ गया। मुझको साफ पता चल रहा था कि मुझको जिस पानी की प्यास लगी हुई है वो पानी इसी चश्मे में है। मुमताज़ मुझसे 5-6 साल बड़ी थी। मुझको सिर्फ ये अफसोस था कि वो किसी की बीवी थी। मैंने अपने दिल में कसम खा ली कि उसकी मोहब्बत पर अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन निकाह के बगैर उसको अपनी बीवी नहीं बनाऊंगा। मुझको ये खुशी हुई कि खामिद ने उसको माँ बाप के घर बिठाया हुआ था। अगर खुदा मेरी दुआ सुनता तो मैं सिर्फ ये दुआ मांगता कि खामिद उसको तलाक दे दे और मैं उसके साथ शादी कर लूँ। मैंने जानबूझकर तफ्तीश को और ज़्यादा लंबा कर दिया। दूसरे दिन फिर मुमताज़ को बुलवाया। रात को एक मुखबिर जो खबर दे गया था उसने मुझको बहुत फ़ायदा पहुंचाया। अगर मैं चाहता तो उसी दिन तफ्तीश ख़त्म कर सकता था, लेकिन मेरा दिल बेईमान हो गया था। मुमताज़ आई तो मैंने उसको अपने साथ पलंग पर बिठाया। उसकी बातों और हरकतों से मुझ पर यह ज़ाहिर हुआ कि जिस तरह मैं उसको मिलने के लिए बेताब था, इसी तरह वो भी मेरे पास एक बार फिर आने के लिए परेशान हो रही थी। इतनी खूबसूरत औरत इस तरह पास हो जिस तरह मुमताज़ मेरे पास थी, तो अपने दिल में अपनी नीयत को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन खुदा गवाह है, मैंने अपनी नीयत को ख़राब नहीं होने दिया। नीयत ख़राब हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे जज्बात की ज़रूरत कुछ और थी।
मुमताज़ इस ज़रूरत को समझ गई थी। वो खुद मोहब्बत की मुतलाशी थी। अपने खाविंद के खिलाफ उसको यही शिकायत थी कि वो मुमताज़ से मोहब्बत नहीं करता। 2 दिन और गुजर गए। मैंने मुमताज़ को इन 2 दिनों में 3 मरतबा अपने पास बुलाया और हर बार 2-2 3-3 घंटे अपने पास रखा। एक दिन उसने मुझसे मेरी बीवी के बारे में पूछा। मैंने जब उसको बताया कि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, तो वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। उसकी मुस्कुराहट बुझ गई और वो मेरे मुंह की तरफ देखती ही रही। मैंने उससे पूछा कि वो क्या सोच रही है। उसने लंबा सांस छोड़कर सर को झुका लिया। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर सर ऊपर किया तो उसने मेरी आंखों में देखा। ऐसे मालूम होता था जैसे वो कोई बात कहना चाहती है लेकिन कह नहीं सकती। उसने अपने दिल की बात ना बताई, लेकिन मैंने उस दिन अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया और उसको बता दिया कि मैं छोटा सा था तो मेरी माँ मर गई थी और मैं औरत की उस मोहब्बत का प्यासा हूँ जिसमें माँ की मोहब्बत भी शामिल हो। मैंने उसको बताया कि वो मोहब्बत मैंने उसकी आंखों में देखी है। मेरी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी थी। मकतूल को 2 आदमियों ने कत्ल किया था। इनमें एक मुमताज़ का छोटा भाई था। जब मुझको पूरा यकीन हो गया तो मैंने इन दोनों को गिरफ्तार करने से पहले मुमताज़ को बुलाया। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर मैं सिर्फ मुमताज़ को बार बार बुलाता रहता तो मेरे खिलाफ शक पैदा हो जाता। खासकर मकतूल पार्टी मेरे खिलाफ शक की बिना पर ऊपर दरखास्त दे देती कि थानेदार रिश्वत लेकर कातिलों से मिल गया है और कातिलों की एक औरत उसके पास जाती है। मैंने इस शक से बचने के लिए ये इंतज़ाम किया कि मकतूल के ख़ानदान और बिरादरी की 2-3 औरतों को किसी वजह के बगैर ही बुला लिया और इनसे मकतूल के बारे में ऐसी बातें पूछता था जिनकी तफ्तीश में ज़रूरत नहीं थी। इस तरह मैंने तराजू को बिल्कुल सीधा रखा। मैंने मुमताज़ को बुलाया और बताया कि ये देखो, तुम्हारा भाई पकड़ा जा रहा है और उसके खिलाफ पक्की शहादत मिल गई है। मेरी ये बात सुनकर मुमताज़ की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मुमताज़ ने कहा, मुझको मालूम है कि कत्ल में मेरा भाई भी शामिल था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इस बदमाश आदमी को क्यों कत्ल किया गया है। वो एक गरीब लड़की को बहुत तंग करता रहता था, उसको पैसे दिखाता और अपने पास बुलाता था। लड़की ने अपने माँ बाप को बताया। बाप बेचारा गरीब और कमज़ोर आदमी है। उसने मेरे भाई को बताया। मेरे भाई ने अपने एक दोस्त को साथ मिला लिया। भाई ने मुझको कहा कि मैं उस लड़की को कहूँ कि वो रात को उस बदमाश के साथ फलां जगह चली जाए। मुझको मालूम था कि इस बदमाश के ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। हमारे ख़ानदान वाले इस जुर्म की यही सज़ा दिया करते हैं। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मेरे खाविंद ने अगर मुझको आबाद ना किया तो मेरे भाई उसको भी मौत की सज़ा देंगे। मैं आपको इस बदमाश के कत्ल की बात सुना रही थी। मेरे भाई और उसके दोस्त ने जिस तरह सोचा था इसी तरह इस पर अमल हुआ। इन दोनों ने इस बदमाश को इस लड़की के साथ पकड़ लिया और चाकुओं से